क्या नाम है? द अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है जो टोटल कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में लगने वाला है, अगर उससे ज्यादा मुझे पैसा मिलने वाला है तो वो प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, पूरा A7 कहता है कि देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग विच वी कॉल परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। ओके, और परसेंटेज कंप्लीशन मेथड सिर्फ आप तभी यूज कर पाओगे जब आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड। सर, आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड वर्ड को एक्सप्लेन कर दो आप, मैं अभी कर देता हूं। और यह भी बता दो इफ आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड तब क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, बट थोड़ी देर के बाद में। पहले ये सुनिए, आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड का मतलब क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो हम आपके लिए जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं उसमें मेरा इस साल, आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, इस साल 3 करोड़ रुपया लग चुका और 7 करोड़ रुपया लगने वाला है, टोटल 10 करोड़ रुपया लगने वाला है, और आप मेरे को 12 करोड़ रुपया देने वाले हो, और ये सारा चीज हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स मेरे को 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट होने वाला है, ये भी हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं। इसको बोला जाता है आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड। अगर ऐसा है तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज होगा, और अगर आउटकम को हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे तो कुछ और होगा, वो थोड़ी देर के बाद बताएंगे। ओके, आई सर करना क्या है? सबसे पहले आपको परसेंटेज वर्क डन पता करना है। हर साल के एंड में आपको कॉन्ट्रैक्ट कितना आगे बढ़ा उसका परसेंटेज पता करना है। उसमें 3 तरीका A7 बताता है। एक, रेशियो ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टू टोटल कॉस्ट। अगर इस एग्जांपल को लें तो कॉस्ट इनकर्ड इज 3 करोड़, टोटल कॉस्ट इज 10 करोड़। भाई 3 करोड़ हम ऑलरेडी लगा चुके कॉन्ट्रैक्ट में, तो 30% काम मेरा हो चुका। सो दिस इज द वे दी C का 1 नंबर पैराग्राफ वर्क्स। और C का 1 नंबर पैराग्राफ ही सबसे ज्यादा यूज होता है परसेंटेज वर्क डन पता करने के लिए। ऑल्दो पैरा 2 और पैरा 3 भी है पढ़ाई में, सिलेबस में, बट दे आर यूज्ड ओनली व्हेन इन द एग्जाम इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड कि आप इनको यूज करो। 2 क्या कहता है कि परसेंटेज वर्क डन सर्वे ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस से भी पता चलता है। आप एक एक्सटर्नल सर्वेयर को बुला लीजिए, उसको जाकर के कॉन्ट्रैक्ट घुमा लीजिए, साइट पे विजिट करा लीजिए, वो बता देगा इतना % काम हो गया। तीसरा तरीका है कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क। खुद चले जाइए, खुद भी तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप जाके देखिए कितना फिजिकली काम हो गया, कितना % काम हो गया, आप पता कर लीजिए। बट क्योंकि नंबर 2 और नंबर 3 दोनों में जजमेंट इन्वॉल्व है, नंबर 1 इज मोर रैशनल, मोर लॉजिकल, इसलिए आपके एग्जाम में ज्यादातर सम पैराग्राफ नंबर रेशियो से ही सॉल्व होते हैं। डी पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज कैनॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स एन असेट, इट डजंट गेट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेशियो इन कॉस्ट इनकर्ड। मतलब मान लो मैं आपके लिए बिल्डिंग बना रहा था और मेरा एक्चुअल खर्चा 3 करोड़ नहीं 3 करोड़ 10 लाख हुआ था। ठीक है, सुनिएगा, उसमें से 10 लाख रुपया क्या चीज का खर्चा है कि कुछ ईटा सीमेंट बालू हम 31 मार्च को या 30 मार्च को खरीद के लाए थे, आपके ही काम में लगेगा, पर अभी तक वो कंज्यूम नहीं हुआ, वो साइट पे ही पड़ा हुआ है, तो स्टॉक है वो। उस स्टॉक को बोला जाता है कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। कॉस्टिंग की क्लास में उसको मटेरियल एट साइट बोला जाता है। तो मैंने बोला जब वो मेरे साइट पे पड़ा हुआ मटेरियल, तो हम उसको पीएल में कैसे भेजेंगे, वो तो असेट है ना। और इसीलिए मेरे उस ऊपर वाले डिस्कशन में 3 करोड़ रुपया लिया गया, 3.1 लिया नहीं गया। नेक्स्ट, ई नंबर पैरा बोलता है कि रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर विल बी द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मेरे एग्जांपल में टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 करोड़ रुपया का था, इंटू 30%, तो 12 करोड़ इंटू 30% दैट इज 3.6, इतना रुपया का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सर खर्चा आप रिकॉर्ड करेंगे 3 करोड़ का, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 3.6 का, तो नेट प्रॉफिट आपका हो जाएगा 0.6। आंसर इज करेक्ट। तो सर यही पढ़ना है A7 में,
वेरी ट्रू।